गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। आई एम प्रोफेसर अजीत और आपका स्वागत है हमारे लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के नए चैप्टर में। अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीजें पढ़ा दी है, एक बार मैं आपको क्विक रिवीजन देता हूँ। हमारा पहला लेक्चर हो गया था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एग्रीमेंट के ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया है और कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या उनके रिक्वायरमेंट होती है, वो चीजें मैंने आपको बता दी। टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया, जिसके अंदर मैंने आपको क्या क्या टाइप्स होते हैं उनके एग्जाम्पल विद द एग्जाम्पल मैंने समझाया। उसमें से एक मैंने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको बताया था कि इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, तो मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बट उसके पहले हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, उसके पहले हम देखने वाले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है ये मैंने आपको बता दिया था, एक बार मैं वापस मेंशन करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था। तो कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या देखा था कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए और प्लस क्या होना चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जहां एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, बाय लॉ होना चाहिए। बट अभी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो ब्रीच कैसे होता है। अब ब्रीच का मतलब आप समझ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है, कंप्लीट नहीं किया, यहाँ हम लोग कुछ कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट। तो कैसे ब्रीच हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जैसे यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये थोड़ा सा डेफिनेशन जो मैंने बता दिया, एक बार इंग्लिश में हम पढ़ लेते हैं। द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द फेलियर ऑफ अ पार्टी टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन। किसी पार्टी ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। अब जैसा कि हम जानते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होती है, कभी कभी तीन पार्टी भी होती है। बट राइट नाउ जस्ट वी आर एज्यूमिंग कि यहाँ पे दो पार्टी इन्वॉल्व है और किसी पार्टी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य पालन नहीं किया, तो इस कारण वो ब्रीच हुआ है। अब उसके अंदर क्या क्या अगर ब्रीच होता है, अभी हम मान लेते हैं किसी एक पार्टी की वजह से ब्रीच हो रहा है कोई, तो हम उसके ऊपर क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो वही हम करने जा रहे हैं, रेमेडीज ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पहला दिखा रहा है कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस यानी जैसे मैं ए पर्सन हूँ और कोई बी पर्सन मेरे साथ उस चीज में कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है। हमारा डिसाइड हुआ है कि मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा एंड एक वीक के बाद आप आपकी जो कार है मुझे बेचना चाहते हो, वो कार आप मुझे डिलीवर कर देंगे। तो मैंने तो अभी उसको पेमेंट कर दिया 20 लाख रुपए, लेकिन आफ्टर 4 डेज या 5 डेज जो भी हमारा डिसाइड हुआ है, उस समय उसने मुझे कार देने से इनकार कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पार्टी ने अपना स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस है वो कंप्लीट ही नहीं किया। तो मैं क्या करूंगा, मैं केस कर सकता हूँ उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर कि मैंने किया है और उसने नहीं किया है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो केस मैंने आपको यहाँ बताया, इसको मैंने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम पढ़ेंगे तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैंने ये एग्जांपल आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी दिया हुआ है, तो आप मुझे वहां बताइए। अब दूसरी चीज पे आते हैं, सूट फॉर डैमेजेस। अगेन मैं कार वाला एग्जांपल ले रहा हूँ कि ए पर्सन है, ए ने बी को पैसे दे दिए, अब बी को कार डिलीवर करना था, बी ने कार डिलीवर कर दी। यहाँ पे कार डिलीवर नहीं की थी, बट यहाँ पे इसने क्या कर दी, डिलीवर कर दी। बट कार डिलीवर की, जब कार आपके पास आई तो आपको पता चला कि कार में बहुत सारे डैमेजेस हैं, जैसे कुछ टायर का डैमेजेस है या अंदर के इंटरनल कुछ डैमेजेस है, मशीन की कुछ प्रॉब्लम है, तो वो डैमेजेस आपको यहाँ पता चले। तो आप क्या कर सकते हो, इसके लिए भी उसके ऊपर केस कर सकते हो, क्योंकि ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट जब आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे थे, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसने हमें ये नहीं बताया कि इसके अंदर क्या क्या डैमेजेस है, वो चीजें उसने डिस्क्लोज ही नहीं की। और ये भी एक आपके टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कवर होता है। अब वो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वो कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये चीजें कवर होती है। एंड तीसरी चीज की बात करें तो सूट फॉर रेसिशन। रेसिशन के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। रेसिशन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। रेसिशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना। अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैंसिल हो रहा है, दो पार्टियां इन्वॉल्व हैं, हमने अपनी तरफ से अपना काम कर दिया, लेकिन सामने दूसरी पार्टी ने इनकार कर दिया कि नहीं मैं कॉन्ट्रैक्ट को मानता ही नहीं हूँ, मेरी तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर हम जाके कोर्ट में केस कर सकते हैं, सूट फॉर रेसिशन, कि सामने वाले ने हमें बिना बताए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है। तो ये थर्ड टाइप होगा। चौथा हो गया सूट फॉर क्वांटम मेरिट। इसका एक सिंपल कीवर्ड याद रखिए, एज मच एज अर्न वी हैव टू पे, वी हैव टू। अब एक सिंपल मीनिंग समझ लीजिए, ए पर्सन बी पर्सन, मैंने उसको पेमेंट कर दिया 20 लाख रुपए, मुझे 4 दिन बाद कार चाहिए, उसने 4 दिन बाद मुझे कार देने से इनकार कर दिया। बट मेरे 20 लाख रुपए मैंने तो उसको दे दिए, तो उसने क्या किया, वो 20 लाख रुपए कहीं इन्वेस्ट कर दिए या कहीं पे इन्वेस्ट करके 4 दिन में कुछ उससे प्रॉफिट कमा लिया। तो मेरे पेमेंट से, मेरे यानी मेरे दिए हुए पैसों से उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे पैसे तो मुझे दे, उसके साथ में उसने जो प्रॉफिट उसमें अर्न किया है वो भी मुझे मिलना चाहिए। वो अगर मुझे नहीं देता है तो अगेन मैं उसके ऊपर केस कर सकता हूँ। तो ये 4 कंडीशंस हैं, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर डैमेजेस, रेसिशन के लिए एंड क्वांटम मेरिट के लिए, एज मच एज एड वी हैव टू पे। एंड इसके अलावा टाइप्स ऑफ ब्रीच, एक बार यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ ब्रीच। अब इसमें ना 2 टाइप बता रहा हूँ। पहला है एंटिसिपेटरी ब्रीच, यानी ब्रीच किस टाइप का, यहाँ तो हो गया कि अगर ब्रीच हो जाता है तो हम किस तरीके से केस कर सकते हैं।
बट ब्रीच कैसे होगा, तो दो टाइप से होता है। एक तो होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आप पहले ही एंटिसिपेट कर लेते हो, आपका डिसाइड है कि 4 तारीख को आपको इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है, लेकिन 2 तारीख को ही आप क्या करते हो, आप एंटिसिपेट कर लेते हो कि हो सकता है सामने वाला जो है बैंक करप्ट हो गया है, तो अगर मैं अपनी कार उसको दे देता हूँ तो वो मुझे पेमेंट नहीं देगा, तो आपने कुछ चीजें एंटिसिपेट कर ली और पहले ही आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं करना चाहता। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी वो पीरियड आया ही नहीं जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल टास्क को परफॉर्म करना है। तो पहला तो वो हो गया, दूसरा हो गया एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी ये होता है कि जब आप जिस दिन आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, मुझे कार डिलीवर करनी है, उससे पेमेंट कलेक्ट करना है पार्टी से, मैं उसके घर गया, मैंने अपनी कार डिलीवर की, बट मुझे पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट में जो पर्सन मेरे साथ इन्वॉल्व है वो पर्सन की डेथ हो गई, तो फिर उस केस में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। तो उस दिन हुआ, तो वही यहाँ कहना चाहते हैं कि एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसी दिन कैंसिल होना, एंटिसिपेटरी यानी पहले से अंदाजा लगाना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट को किस तरीके से ब्रीच होता है और ब्रीच के टाइप्स क्या है। एक मैंने ना आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के समय ही बताया था कि हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक डिटेल डिस्कशन होगा, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या है, ये क्या होता है, इन केस ऑफ लॉट्स ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ नॉट लॉट्स, लॉस्ट ऑफ गुड्स, जब लॉस्ट ऑफ गुड्स की बात होगी तब यहाँ पे क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एग्जांपल मैंने यहाँ दिया है, ए पर्सन है, बी पर्सन है, ए को रास्ते पे फोन गिरा हुआ मिला, गॉट फोन ऑन रोड पे से फोन गिरा हुआ मिला, फोन का एक्चुअल ओनर कौन था, बी था। तो अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ये बनती है कि नॉर्मली अगर कुछ फोन आ रहे तो रिसीव करके बताए कि बी का फोन मेरे पास है, या उसके पास पहुंचाने का प्रयास करे। अगर नहीं कर पाता है देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नॉर्मली नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके वो दे दे। अगर ये रख लेता है उस फोन को, तब तो फिर ये लीगली इसके ऊपर केस किया जा सकता है। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो इसको फॉलो करनी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें, लास्ट टाइम मैंने ये आपको कॉन्ट्रैक्ट में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब मैं करा रहा था तो ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंपॉर्टेंट बताऊंगा, यहाँ से हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन पूछ दे दिसंबर वाली एग्जाम में, ठीक है। अब पहला सेंटेंस हम पढ़ते हैं, इन द केस ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस ऑफ गुड्स द ओनर हैज टू पे द एक्सपेंस डन बाय अ फाइंडर। तो ये क्या बोल रहा है कि लॉस ऑफ गुड्स का जो मामला है उसमें क्या है, ओनर को पे करना पड़ेगा एक्सपेंस डन बाय अ फाइंडर। अगर मुझे फोन गिरा मिला है और मैं वो फोन ले जाके ओनर को देता हूँ, तो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनर तो फोन तो लेगा, लेकिन मैंने उसके पास तक जाने के लिए मैंने जो भी एक्सपेंस खर्चे किए, फॉर एग्जांपल मुझे फोन गिरा मिला तो मैंने उससे बात की, उसने कहा कि मैं समझो मुंबई में यहाँ पे रहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने बस ली, ट्रेन ली, ट्रेवल करके मैं उसके पास गया, मैंने उसको वो फोन दे दिया। तो जो मेरा एक्सपेंस है वो एक्सपेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे वो पे करेगा टू द फाइंडर, जो कि इस केस में मैं हूँ, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ द ओनर डज नॉट पे द एक्सपेंस अमाउंट, अगर ओनर एक्सपेंस अमाउंट पे ही नहीं कर रहा है तो देन द फाइंडर यानी मैं, देन द फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज द राइट टू लीन ऑन दैट गुड। मेरे पास ये अधिकार है कि मैं उस गुड्स को या तो उसको दूं ही नहीं, और अगर मैंने उसको गुड्स दे दिया उसके बाद उसने मुझे पेमेंट देने से मना किया तो मैं उसके ऊपर केस करूँ, तो ये मेरा अधिकार है एज अ फाइंडर। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर कोई रिवॉर्ड गुड्स से रिलेटेड है तो ओनर को वो रिवॉर्ड देने पड़ेंगे। अब फॉर एग्जांपल सामने वाले व्यक्ति का आईफोन था, नॉर्मल मोबाइल नहीं था, आईफोन था, उसमें कुछ डेटा था बहुत इंपॉर्टेंट, अब वो मुझे मिला, तो उस ओनर ने क्या किया, ओनर ने पेपर में इश्तेहार दे दिया, एडवर्टाइजिंग कर दी कि जो भी मेरा फोन ढूंढ के लाएगा मैं उसे 4 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि इसमें जो डेटा था वो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था। तो इसमें केस में क्या हुआ, मैं गया, मैंने उसे मोबाइल दे दी, तो ये मेरा राइट है कि अगर उसने उसके पीछे कुछ रिवॉर्ड रखा है, कुछ इनाम अनाउंस किया है, तो वो प्राइज मनी मुझे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे वही रिवॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। चौथी चीज क्या है, गुड्स अगर पेरिशेबल इन नेचर है तो फाइंडर के पास अधिकार है कि गुड्स सोल्ड करने का। गुड्स पेरिशेबल इन नेचर है, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा कि समझिए मेरे पास मिल्क था, मिल्क का पूरा एक कंटेनर था, एंड कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से जो मेरा ड्राइवर था वो उसी सिचुएशन पे वहां से वो चला गया गाड़ी छोड़ के, वहीं पे किसी और को गाड़ी मिली, तो फिर अभी कैसा वो डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है मुझसे, तो उस केस में क्या करेगा, मिल्क कैसा है, पेरिशेबल इन नेचर है, ज्यादा टाइम तक वो स्टोर करके उसके पास तो सुविधाएं है नहीं कि वो स्टोर करके रख पाए, तो उस केस में फाइंडर क्या करेगा, फाइंडर उस मिल्क को बेच देगा, और उस मिल्क से जो पैसे आए हैं, यानी हम कह सकते हैं एक टाइप से हम कह सकते हैं कंसिडरेशन। तो जो कंसिडरेशन आया है यानी पे करने के बाद जो अमाउंट उसको मिला है, वो अमाउंट वो किसको देगा, ओनर को देगा, जब वो ओनर से मिलेगा और वो ओनर को बताएगा कि सर आपका गुड्स पेरिशेबल इन नेचर था, अगर मैं आपके गुड्स को स्टोर करके रखता